के कई रूप देख चुके हैं। काश मेरा दिल भी ये मान सकता। कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं एक खूबसूरत सी जगह पे, और साइड पर बैठी एक बच्ची कागज़ की कश्ती बना रही होती है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा पानी में कैसे तैरेगा। बच्ची कहती है ये तैरेगा भी और लहरों से बातें भी करेगा। वो कश्ती को पानी में छोड़ती है और कश्ती तैरने लगती है। तभी दूसरे बच्चे शरारत के मूड में आकर पत्थर मारने लगते हैं और वो कश्ती को डुबो देते हैं। लड़की उन्हें मना करती है मगर वो नहीं मानते। जब कश्ती डूब जाती है तो बच्ची को गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़के को पकड़कर मुक्का मारने ही वाली होती है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसे रोकता है। उसका भाई उस बच्ची से सवाल पूछता है, जानती हो कश्ती क्यों तैरती है और पत्थर क्यों डूब जाता है? फिर खुद ही उसका जवाब देता है, क्योंकि पत्थर बस गिरना जानता है, मगर कश्ती की एक ख़ास बात है, इसे पानी का अंधेरा नहीं आसमान का उजाला दिखता है। अगले सीन में वही लड़की बड़ी हो जाती है और वो अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, वो शैतान मोरगोथ हमारी दुनिया की रोशनी छीनने आया, तब हमने मुकाबला किया और एल्फ की फ़ौजें जंग के मैदान में उतरी। हमने वेला नूर अपना घर छोड़ दिया और एक दूर दराज ख़तरों से भरी दुनिया में गए जिसका नाम मिडल अर्थ सुना था। ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, मगर इस जंग ने मिडल अर्थ को तबाह कर दिया और उसके ज़ख्म सदियों तक रहे। उस जंग के बाद औरोक मोरगोथ के फ़ौजी ज़मीन के कोने कोने तक फैल चुके थे और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी, और ये सब कुछ मोरगोथ का चालाक शागिर्द सावरन कर रहा था। मेरे भाई ने सावरन को मारने की कसम खाई थी, लेकिन उसने मेरे भाई को मार दिया और उसके जिस्म पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो हमारे काबिल एल्फ बुजुर्ग भी नहीं समझ सके। फिर वो अपने साथियों के साथ उस जादूगर के शिकार के लिए निकल पड़ती है। वो दुनिया के हर कोने में उस जादूगर को तलाश करती है। कई साल गुजरने के बाद आखिरकार वो एक जगह पहुंचते हैं। वहाँ इसे एक खंडरनुमा किले में वही निशान नज़र आता है जो उसके भाई के जिस्म पर बना था। उसके साथ ही उसे कहते हैं, निशान सदियों पुराना है और बादशाह ने कुछ महीने पहले हमें वापस लौटने का पैगाम भेजा है। हमें वापस जाना चाहिए ताकि बादशाह से इसका मशवरा किया जा सके, लेकिन वो नहीं मानती। तभी उन पर एक बहुत बड़ा और अजीब सा जानवर हमला करता है, लेकिन वो लड़की इसे मार देती है। दूसरी तरफ हमें जंगल में एक छोटा सा कबीला दिखाया जाता है जो अपने आप को पत्तों और दरख्तों में दुनिया से छुपा के रखते हैं। इस कबीले में एक बच्ची जिसका नाम नौरीन होता है, वो अपने दोस्तों के साथ कबीले से दूर छुपकर कुछ फल तोड़ने के लिए जाती है। वहाँ उसे एक बड़े से भालू के पैर के निशान दिखते हैं और वो सब को लेकर वापस अपने कबीले की तरफ लौट जाती है। फिर एक एल्फ शहजादे को दिखाया जाता है जो अपनी डायरी लिख रहा होता है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसकी दोस्त आ गई है और वो हैरानी से उठकर जाता है। दरअसल ये वही लड़की है जो उस जादूगर की तलाश में दुनिया के हर कोने तक जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है ये एक एल्फ की नस्ल से है जिनकी उम्र कई सौ साल लंबी होती है और ये फ़ौज की एक टुकड़ी की सिपा सलार होती है। अगले सीन में हमें वही जंगली कबीला दिखाया जाता है जिसमें नारीन अपनी माँ से सवाल करती है, हम बाहर की दुनिया क्यों नहीं देख सकते? बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमें देखनी चाहिए। वहाँ पे बहुत अजीब और ख़ूबसूरत अजूबे हैं। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, बाहर की दुनिया में बहुत ख़तरा है, हम साथ हैं तभी महफूज हैं। एल्फ दुनिया की हिफाजत करते हैं, इंसान खेती करते हैं और बोनों की अपनी खदानें हैं, लेकिन हम हर परेशानी से आज़ाद हैं। उधर शहनशाह गैलेड्रियल उस लड़की को इनाम के तौर पर एक मखसूस ताज पहनाता है और कहता है, आज हमारे बहादुर सिपाही अमन का पैगाम लेकर आए हैं और इनकी मेहनत सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी। गैलेड्रियल अपने दोस्त को जादूगर का और उस निशान का बताती है जो उसने देखा, और कहती है, मुझे लगता है वो जादूगर अपनी ताकतें हासिल कर रहा है कहीं छुपकर, और वो हम पर अचानक से पूरी ताकत से हमला करेगा। लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, बेहतर है इस बात को भूल जाओ, तुम गलत भी हो सकती हो, इसलिए दूसरे एल्फ की जान खतरे में मत डालो। और वो इसे कहते हैं, तुमने बहुत जंगें लड़ी, अब अपनी तलवार मैदान में रख लो मेरी दोस्त,
اور دوسرے شہر میں اپنی پوسٹ سنبھال کر آرام کرو۔ دوسری طرف ہمیں مڈل ایسٹ کا ایک اور گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں ایلف کا ایک سپاہی گاؤں والوں سے پوچھنے آتا ہے یہاں کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہوئی۔ دراصل وہ یہاں ایک ٹاور میں حفاظت کے لیے مامور ہوتا ہے اور ہر ہفتے گاؤں کی خبر لیتا رہتا ہے۔ گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کچھ خاص نہیں، بس چھوٹے موٹے جھگڑے شرابیوں کے۔ باہر اسے ایک لڑکی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو اسے پھولوں کے پودوں کے کچھ بیج دیتی ہے۔ دراصل یہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس لڑکی کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے، لیکن ایلف کا دوسرا ساتھی اسے سمجھاتا ہے کہ ایلف اور انسانوں کی جوڑی نہیں بن سکتی۔ اگر تمہاری شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی تو میں نہیں سنبھال پاؤں گا۔ وہ خاموش رہتا ہے۔ تبھی ایک دوسرا ساتھی آتا ہے وہ اور ان کو خبر دیتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور بادشاہ نے چوکیاں خالی کر کے واپس آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو الوداع کہنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے جہاں ایک بزرگ آدمی اپنی گائے اس لڑکی کو دکھانے آیا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی ایک حکیم ہوتی ہے۔ جب وہ گائے کا دودھ چیک کرتا ہے تو اس دودھ کو دیکھتا ہے وہ بالکل کالا بلیک ہوتا ہے جو کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ پوچھنے پر وہ آدمی بتاتا ہے کچھ دن پہلے یہ شمال کی طرف چرنے گئی تھی، شاید وہیں کچھ غلط کھایا ہوگا۔ یہ سن کر ایلف سپاہی اس طرف جانے لگتا ہے اور وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس لڑکی کا بیٹا گھر کے فرش کے خفیہ باکس سے ایک تلوار کا ٹکڑا نکالتا ہے جس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ دراصل وہ ایک جادوئی تلوار کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف گلیڈیل کشتی میں نئی چوکی پر اپنی پوزیشن سنبھالنے جا رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے بھائی کی کہی ہوئی ایک بات یاد آتی ہے اور وہ کشتی سے نیچے چھلانگ لگا کر بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں آسمان سے چمکتی ہوئی روشنی زمین پر گرتے دکھائی جاتی ہے جسے ایلف کے بادشاہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جنگلی قبیلے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ روشنی جو کہ آسمان سے گرتی ہے جنگلی قبیلے کے پاس آ کر گرتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی کو آگ کے شعلوں میں لٹایا ہوا دکھایا جاتا ہے، اور یہیں پہ پہلی قسط ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری قسط میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، گڈ بائے۔